लो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। एंड इस बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर को शुरू करने से पहले, जहां पे आप न्यूज़पेपर्स में, मीडिया चैनल्स पे बहुत सारे आर्टिकल्स देख रहे होंगे व्हेन इट कम्स टू यूएस, रशिया, यूरोप मीटिंग विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, और काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी कि ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं और आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। उससे पहले, एज आई ऑलवेज से, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक ट्रुथ सोशल, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे उन्होंने कहा कि कल की रात बहुत बड़ी होने वाली है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दो एक्शंस लिए। एक एक्शन तो उन्होंने ये लिया कि जो उन्होंने कहा था कि मैं चाइना और मैक्सिको पे और कनाडा पे टैरिफ लगा दूंगा, वो टैरिफ वो इंपोज कर चुके हैं। और उसके बाद में चाइना और कनाडा रिटेलिएट भी कर चुके हैं, वो जवाब भी दे चुके हैं। उन्होंने भी इसके जवाब में, इन टैरिफ्स के जवाब में, यूएस के कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा दिया है। बट यहां पे हम बात करेंगे स्पेशली कैसे जो यूक्रेन में वॉर चल रही है बिकॉज ऑफ रशिया इन्वेडेड इन यूक्रेन इन 2022, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऑर्डर दे दिया है कि जितनी भी मिलिट्री एड हम यूक्रेन को दे रहे थे, अब हम उसे बंद करते हैं। अब सभी को तो यह लग रहा है कि जो एक डिप्लोमेटिक क्लैश हुआ था यूक्रेनियन प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में विजिट करने जाते हैं, जहां पे यह अटकलें लगाई जा रही थी कि कोई ना कोई ऐसी ट्रीटी, यानी कोई ना कोई ऐसी डील साइन होगी जिसमें यूएस जो है वो यूक्रेन का सपोर्ट करेगा और एवज में यूएस जो है वो यूक्रेन के साथ में एक मिनरल डील साइन कर पाएगा। और जैसे कि हम एक ऐसे रास्ते पे पहुंच जाएंगे जहां पे हम इस वॉर को रोक सकते हैं। यहां से ये सारी चीजें निकल के आ रही थी। लेकिन वो डिप्लोमेटिक क्लैश तो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था जिसके बाद में मजबूर कर दिया यूएस को, या फिर जैसा मैं कहता हुआ नजर आया हूं कि यूएस हमेशा से आपको थ्रेट करेगा, यूएस हमेशा से आपको प्रेशराइज करेगा। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे यूएस जो है वो रशिया और यूक्रेन के साथ में खेल रहा है। वो या तो मैं कार्ड्स में या फिर मैं एंड स्क्रीन पे आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। अब मिलिट्री एड जो है वो बंद करवा दी है। अब आपको एक चीज हमेशा समझनी पड़ेगी, यूएस हमेशा से यूक्रेन को सपोर्ट करता हुआ है, जिस तरीके से रशिया ने इन्वेड किया था 2022 के अंदर यूक्रेन के अंदर। और अब ऐसा क्यों हुआ है कि इन्होंने अपना जो पासा है वो पलट लिया है, यानी कि वो एकदम से फ्लिप कर चुके हैं। और ये जो इवेंट है मिलिट्री एड को बंद कराने का, जिसमें साफ साफ ये कहा है कि अभी जो आर्म्स और एम्युनिशंस या फिर जो भी उनके पास में इक्विपमेंट्स यूक्रेन में है वो तो वो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आर्म्स एम्युनिशंस पोलैंड में पड़े हैं वो अब यूक्रेन में नहीं जाएंगे। जो शायद अभी जाने वाले थे, जो ट्रांजिट में थे, जो मूवमेंट में थे, वो भी वहां नहीं पहुंचेंगे। ये साफ साफ उन्होंने कहा है जब से इनका क्लैश हुआ है। मैं इसके आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कहां पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने गलती करी और कहां यूएस के प्रेसिडेंट गलती कर रहे हैं। एक बैलेंस व्यू आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से इफेक्टिवली समझना चाहते हैं तो आप इसको 1.5 और 1.75x की स्पीड पे भी देख सकते हैं, राइट। बट एक चीज मैं आपसे चाहूंगा, दैट इज पेशेंस। उसके बाद में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हुआ क्या कि जब ये क्लैश हुआ, उसके बाद में यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक मीडिया टेलीविजन इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि रशिया के साथ आने वाले टाइम पे तो मैं नहीं देखता हूं कि वॉर एंड होने वाली है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। इट इज वेरी वेरी फार अवे। और उसके बाद में डोनाल्ड जे ट्रंप अपनी ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये कहते हैं कि ये वर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के द्वारा इस टाइम पे, जब रशिया इन्वेड कर चुका है, जब एक वॉर चल रही है। मैं चाहता हूं कि पीस हो, मैं चाहता हूं कि एक पीस डील साइन हो इन दोनों नेशंस के बीच में। और ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ऐसा स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही मैं कह रहा था कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो पीस नहीं चाहते हैं। अगर वो पीस चाहते हैं तो दोबारा से हम बैठ के बात कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, जब वो यूरोपियन लीडर से मिले, जब यूरोपियन लीडर से लंदन में मिले, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि यूरोप भी ये मानता है कि यूएस के बिना ये डील साइन नहीं हो सकती। यूएस का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे यूरोपियन लीडर्स कैसे इन्वॉल्व हो गए, यहां पे रशिया को कैसे फायदा हो रहा है, इटालियन जो लीडर है जॉर्ज मेलोनी, उन्होंने क्या कहा, उन सारों के बारे में हम बात करते हुए नजर आएंगे। अब आप रशिया का दोगलापन देखिए।
रशिया ये कहती है, रशिया ने रिएक्ट किया जब यूएस ने बोला कि हम मिलिट्री एड को पॉज कर रहे हैं, तो रशिया ये कहती है कि हम चाहते हैं, हमारी आशा है कि पीस एस्टैब्लिश हो, हमारा भी एक ही मोटिव है कि पीस एस्टैब्लिश हो, पीस डील साइन हो। बट उसके बाद में फिर आपने क्यों ड्रोन स्ट्राइक करवा दी, क्यों आपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया यूक्रेन के अंदर, जिसमें काफी लोग इंजर्ड हो गए। यही दोगलापन रशिया का है और इसी वजह से यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो ये डिमांड करते हैं कि हमें सिक्योरिटी गारंटी दें। आप ये कंफर्म करें कि अगर आप एक बार ये डील साइन करवाते हैं तो हम सिक्योर रहेंगे, रशिया दोबारा से इन्वेड नहीं करेगा। और इसके पीछे है बैक स्टोरी जिसके बारे में बात करूंगा, और वही रिलेटेड है जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि ये जो वॉर है आने वाले टाइम पे नहीं रुकने वाली, जो रशिया ये वॉर को रोके इट इज वेरी वेरी फार अवे। अब आप सभी को पता है कि 3 साल हो चुके हैं यूक्रेन की वॉर को लेके, और जब यूएस प्रेसिडेंट कैंपेन कर रहे थे उन्होंने बोला कि मैं 1 दिन में ही इस वॉर को रुकवा दूंगा। हालांकि वो रेटोरिक था, एक बयानबाजी थी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप सरकार में आए और आप 1 दिन में इस वॉर को रुकवा दें। 3 साल तक नहीं हो पाया तो 1 दिन में नहीं होगा। फिर उसके बाद में उनके ऑफिशियल्स ये बोलते हैं कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम 100 दिनों के अंदर इस वॉर को रुकवा देंगे। बट जिस तरीके से अभी डिप्लोमेटिक क्लैश हुआ है तो ऐसा लगता है कि ये वॉर आने वाले टाइम पे तो नहीं रुकने वाली, कोई ऐसी डील नहीं साइन होने वाली है। अब जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जब संभालते हैं, वो ऑफिस में आते हैं, तो एक तरीके से वो यूक्रेन को कॉर्नर करने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि यूक्रेन को बिट्रे कर रहे हैं। जिस तरीके से इतने टाइम तक उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट किया, यानी कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट किया है यूक्रेन को। अब ऐसा उन्हें क्यों लगता है? सबसे पहली बात, यूएस प्रेसिडेंट को यह पता है कि अगर मैं ये बोल दूं कि मैं आपको मिलिट्री एड नहीं दूंगा, मैं आपको फाइनेंशियल एड नहीं दूंगा, मैं आपको आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं दूंगा, मैं आपका ग्लोबल लेवल पे आपका स्टैंड नहीं लूंगा, तो यूएस को पता है कि यूक्रेन स्टैंड नहीं कर पाएगा और यूक्रेन को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। और वहीं सबसे इंपॉर्टेंट है रशियन लीडर से बात करना, क्योंकि अगर टेबल पे लाना है इन दोनों को तो रशिया से बात करनी बहुत जरूरी है। और वहीं ये कहते हैं कि मैंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से फोन पे एक्सचेंज, मतलब फोन पे कुछ हमने वार्तालाप की है, डिस्कशंस किए हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से भी किए हैं, बट उसके बारे में ये नहीं बताते कि उन्होंने क्या डिस्कशंस किए हैं, जहां से यूरोपियन लीडर्स में भी सस्पिशंस क्रिएट हो जाता है और वहीं यूक्रेन के दिमाग में भी ये चीज आने लग जाती है कि ऐसा क्या प्लान हो रहा है, क्या विदाउट यूक्रेन ये डील साइन हो जाएगी? यानी कि यूक्रेन जो है जब टेबल पे बैठेगा तो क्या वो बार्गेनिंग पोजीशन से बैठेगा, राइट, कि क्या वो बार्गेन कर पाएगा या बहुत वीक हो जाएगा कि उसको माननी ही पड़ेगी जो भी डील की शर्तें होंगी, जो भी डील की टर्म्स होंगी। ये सारी चीजें हमें निकल के आती हैं। बट इसकी शुरुआत कहां से हुई? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस तरीके से फरवरी 18 को यूएस के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और साथ साथ में रशिया के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या सऊदी अरेबिया में मिलते हैं, वहां से अटकलें और मजबूत हो गई, क्योंकि वहां पे यूएस के प्रेसिडेंट यानी कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पोजीशन को रिवर्स किया है। जहां यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा था कि मैं रशिया से बातचीत भी नहीं करूंगा, ना हम उनके साथ में बैठेंगे, ना उनके साथ में बात करेंगे, ना उनके साथ में डिस्कशन करेंगे, हम यूक्रेन का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, हम यूक्रेन का स्टैंड लेंगे। जैसे ही यूएस के प्रेसिडेंट ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात करी, उनके ऑफिशियल्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनकी एक पॉलिसी थी उससे वो, या फिर जो उनका स्टैंड था उससे वो रिवर्स कर रहे हैं, उससे वो फ्लिप कर रहे हैं। अब ये शुरुआत कहां से होती है? अब जैसे आपको पता है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है व्हाइट हाउस में विजिट करते हैं और अटकलें यही लगाई जा रही थी कि मिनरल डील साइन करेंगे और इनको राइट टू फाइट मिलेगा और सिक्योरिटी गारंटी भी मिलेगी कि जो यूएस है उनके साथ खड़ा रहेगा, उनको स्टैंड देगा, उनको मिलिट्री एड, उनको फाइनेंशियल एड सब देता हुआ नजर आएगा। अब ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट और सिक्योरिटी एग्रीमेंट का क्या मतलब है उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन ये शुरुआत कहां से होता है? तो नॉर्मली बात चल रही होती है तो जेडी वांस जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट है वो ये कहते हैं कि पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में था वहां पे कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे। उनका कहने का मतलब है कि अगर आप बोल रहे हो पीस के लिए बट आप पीस चाहते नहीं हो, आप वॉर को ही इनिशिएट कर रहे हो। बट ऐसा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंदर नहीं होगा, हमारे वर्ड्स भी हमारे एक्शन से मैच करेंगे, यानी कि हमें पीस चाहिए, हमें पीस करवानी है। तो उस टाइम पे रशियन प्रेसिडेंट ये कहते हैं, और हाँ जेडी वांस ये कहते हैं कि ये जो सारी चीजें होंगी वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के द्वारा होंगी। डिप्लोमेसी में बात आती है कि हम डेलिब्रेशन करें, डिस्कशन करें, बातचीत करें। तो फिर उसके बाद में रशियन प्रेसिडेंट कुछ एक चीज कहते हैं जहां से सिक्योरिटी एग्रीमेंट का कंसेप्ट आएगा और जहां से सवाल उठते हैं कि किस तरीके से ये जो ग्लोबल लेवल पे जियोपॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हो रहा है उसके बारे में। तो प्लीज हैव अ लुक एट इट। He occupied our parts, big parts of Ukraine, parts of East and Crimea. So he occupied it on 2014. अब यहां पे उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से 2014 के अंदर रशिया जो है क्रीमिया को एनेक्स कर लेता है, राइट, उस टाइम पे भी सरकारें थी, आपने उस टाइम तो उनको अपोज नहीं किया। आपने रशिया को उस टाइम क्यों नहीं अपोज किया? आपको उस टाइम पे भी स्टैंड लेना चाहिए था।
कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं आया जिसने स्टैंड लिया कि रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। हालांकि G8 में से रशिया को निकाल दिया गया था, G8 बन गया था G7 जिस तरीके से रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, बट वहां पे काफी लोग मारे गए। अब यहां से सिक्योरिटी एग्रीमेंट का क्यों फायदा आता है, अगली क्लिप सुनिए, वहां से आपको पता चलेगा। Like a new president in 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel. We signed ceasefire. उन्होंने कहा कि 2019 में हमारा एग्रीमेंट हुआ था। प्रेसिडेंट जो आपके व्लादिमीर पुतिन हैं, रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जहां पे सीजफायर डील हुई थी और हमने कहा था सीजफायर और एक कॉन्टैक्ट लाइन बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद में भी क्या होता है, रशिया इन्वेड कर देता है यूक्रेन के अंदर। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस बार अगर कोई ऐसी डील साइन होती है तो हमें सिक्योरिटी गारंटी चाहिए कि आने वाले टाइम पे रशिया जो है दोबारा से ऐसी हरकत ना करे। उसने 2014 में करी, फिर 2019 में हमने साइन किया, उसके बाद में दोबारा उन्होंने हरकत करी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए और बस उनका रिक्वायरमेंट यही है। वो ये भी कहते हैं कि आप नेटो की मेंबरशिप दे दो, क्योंकि नेटो की मेंबरशिप देने के बाद में क्या होगा, अगर रशिया इन्वेड करेगा तो पूरे के पूरे जो मेंबर्स हैं वो रशिया पे अटैक कर देंगे। लेकिन वो भी नहीं दी जा रही। फिर उसके बाद में अगर आप पीस डील साइन करो जिसमें सिक्योरिटी गारंटी दो कि रशिया इन्वेड नहीं कर पाएगा और आप सारे के सारे उस पर अटैक कर दोगे या फिर कोई स्टैंड लोगे, तो मैं आज ही अपने जो पद है, अपना जो पोजीशन है उससे रिजाइन कर देता हूं, ऐसी कोई चीज कहते हुए नजर आती। लेकिन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से एक गलती हो गई। उन्होंने जब जेडी वांस से ये पूछा तुम्हें पता है कि रियल में क्या हो रहा है, तुम्हें पता है कि यूक्रेन के अंदर क्या चीजें हो रही हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ मैंने देखा है, मैंने काफी रिपोर्ट्स देखी हैं, मुझे पता है इन चीजों के बारे में। फिर वो कहीं ना कहीं एग्रेसिवनेस दिखाते हैं जो कि सही नहीं था। हालांकि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ में किया गया है, उनको बिलिटल किया गया है, बिरेट किया गया है, उनको व्हाइट हाउस से एग्जिट दिखा दिया गया, लेकिन चीजें यहां शुरू हुई। यहां पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को यह सोचना चाहिए था कि यहां पे मैं बात करने आया हूं पीस डील की, जिससे कि पीस डील साइन होगी। ये एग्रेशन दिखाना जरूरी नहीं है। उन्होंने अमेरिका को ही थ्रेटन कर दिया। But you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have gotta, a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. अब उन्होंने यहां पे क्या कहा, उन्होंने कहा कि you will feel it। अभी तो आप ओशन से सराउंडेड हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप भी ऐसी चीज फील करेंगे। तो उस टाइम पे ट्रंप भड़क जाते हैं और ट्रंप ये कहते हैं कि आप हमें मत बताइए कि हमारे साथ में क्या होगा, हमें आपके नेशन में एक प्रॉब्लम चल रही है, हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं। और ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी गलती हो गई। और उसके बाद में बोला कि ना तो आपके पास में कार्ड्स हैं और ना आप हमें डिक्टेट कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे साथ क्या होगा, हम उस चीज को देख लेंगे। फिर उसके बाद में फॉक्स न्यूज पे जब ये एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आप सॉरी बोलेंगे जिस तरीके से आपका बिहेवियर रहा, क्या आप एपोलॉजी बोलेंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं एपोलॉजी नहीं कहूंगा, हाँ जो चीज हुई वो गलत हुई, बट मैं चाहता हूं कि एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो, एक इक्वल डायलॉग हो जहां पे हम सारे बैठें और साफ साफ ये कहा कि रियल इश्यूज के बाद में होनी चाहिए, रियल सॉल्यूशन हमारे सामने आना चाहिए, ना कि ऐसी सारी चीजें। ये वो कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने एपोलॉजी नहीं दी है जैसा इनसे पूछा गया था। अब बात यह हुई कि जब इन्होंने बोला डोनाल्ड ट्रंप के साथ में अगले जो कॉन्वर्सेशन हुआ उनमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा दैट यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। आप बहुत सारी लोगों की जानों के साथ खेल रहे हो। और ये चीज एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके सोल्जर जान गंवा रहे हैं, आपके लोग जान गंवा रहे हैं, उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एट द एंड जेडी वांस ये कहते हैं कि क्या आप थैंकफुल भी हैं? तो आप You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said wearing they respect. should have. Have you said thank you once? तो आपने लास्ट में सुना होगा कि उन्होंने कहा कि इवन यू आर नॉट थैंकफुल इवन वंस। और सबसे साफ साफ बात डोनाल्ड ट्रंप ने यह कही कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं अमेरिका के लोगों की, जिस तरीके से उन्होंने वो आपके साथ खड़े रहे हैं, आपके साथ स्टैंड लिया है। और फिर उसी के बाद में जेलेंस्की का एक ग्रेटिट्यूड वीडियो मैसेज आता है जिसमें वो अमेरिका को धन्यवाद देते हुए नजर आते हैं, जस्ट इसी इंसिडेंट के बाद में। अब लोगों को लग रहा था देखिए जेलेंस्की जो है वो झुक चुके हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने गलती करी वो गलती करी, बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं कहा, ये कभी थैंकफुल नहीं रहे, ये रहे हैं। बट ये ग्रेटिट्यूड मैसेज कब आया? जब यूरोपियन लीडर्स की मीटिंग चल रही थी लंदन में, उसके बाद में 2 इंसिडेंट ऐसे हुए।
पहली चीज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यूरोपियन लीडर्स ने ये बोला है कि विदाउट यूएस इन्वॉल्वमेंट ये पीस डील पॉसिबल नहीं है, तो शायद जेलेंस्की को उन्होंने अर्ज किया होगा, मनाया होगा, उसके बाद में उन्होंने एक ग्रेटिट्यूड मैसेज छोड़ा जिससे कि बाद में जाके यूएस के साथ में रिलेशन को अच्छा बनाया जा सके, जिससे कि पीस डील साइन हो। और दूसरा उन्होंने इसमें यह कहा कि हमें यूरोप से क्लियर सपोर्ट मिल रहा है, एवरीवन इज यूनाइटेड, और लिटरली एवरीवन इज यूनाइटेड, एंड व्हाई यूरोपियन लीडर्स आर यूनाइटेड, आई एम गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल। पीस डील जो है वो रियल है, हमें सिर्फ सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूं, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो, यूरोपियन यूनियन हो, तुर्की हो, ये सारे के सारे यूनाइटेड हैं। और अभी भी मैं कहता हूं कि अमेरिका की इंपॉर्टेंस मैं समझता हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, मैं थैंकफुल हूं जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया। और जब से ये ट्रम्प प्रो हुआ है, ये क्लैश इंसिडेंट हुआ है, तो जेलेंस्की और यूरोपियन अलायंस चाहते हैं कि एक तरीके से कॉपरेशन आए, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे के सारे यूरोपियन लीडर्स जो हैं वो जेलेंस्की को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी चीज दरकिनार नहीं करते कि यूएस के इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो सकता। और ये यूएस को भी पता है, और साफ साफ यूरोपियन लीडर्स ने भी ये कहा है कि ये चीज जो है पॉसिबल नहीं है। बट यूरोपियन लीडर्स अब क्यों आगे बढ़ के आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प ने बोला कि आप अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखिए, अब मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। और दूसरा स्टेटमेंट यह है कि जैसे वो अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, तो एक वैक्यूम छोड़ रहे हैं पावर का, या तो उसको रशिया क्या नाम है ओवरकम कर सकता है, या कि उस वैक्यूम को फिल कर सकता है, या फिर चाइना उसको फिल कर सकता है, जो कि यूरोपियन लीडर्स के लिए चीज सही नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो पहली चीज तो वैक्यूम वाली बात होगी, दूसरा जिस तरीके से ट्रम्प ने यह कहा कि नेटो में ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्रुप्स को डिप्लॉय करना हो, ट्रुप्स को स्टेशन करना हो, या फिर डिफेंस स्पेंडिंग करनी हो, ट्रम्प यानी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे ज्यादा रहती है। इसलिए यूरोपियन लीडर्स को यह कहा गया कि आप अपनी जीडीपी का 2% जो है वो इन्वेस्ट कीजिए, वो स्पेंड कीजिए, जिससे कि नेटो और मजबूत हो सके। और जिस तरीके से अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूएस जो है वो नेटो से भी लीव कर सकता है, तो यूरोपियन लीडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी सिक्योरिटी की जो गारंटी है उसको भी मेंटेन करके रखे। और यही यूरोप जो कह रहा है कि वी आर क्रॉस रोड्स इन हिस्ट्री, क्योंकि एक तरफ तो यूनाइटेड स्टेट्स रशिया के पास जा रहा है जिससे कि वो एक पीस डील साइन हो जाए, यूक्रेन को अब वो सपोर्ट कर नहीं रहे हैं क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन लीडर्स, और जिस तरीके से यूएस ने विड्रॉ किया है यूरोपियन रीजन से, तो कहीं ना कहीं यूरोप के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। तो एक तरफ यूरोप को संभालना, एक तरफ यूरोप की सिक्योरिटी को संभालना, दूसरा यूक्रेन को सपोर्ट भी करना विद यूएस इन्वॉल्वमेंट, और जैसे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उस वजह से रशिया और चाइना की एंट्री को भी रोकना, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत है यूरोप के साथ में। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि क्या कभी भी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने यह बोला नहीं कि मैं ग्रेटफुल हूं, मैं थैंकफुल हूं? ऐसी करके क्लिप थी 4 मिनट 34 सेकंड की, जिसको मैंने क्लिप किया है इन जस्ट 20 to 30 seconds। प्लीज हैव ए लुक एट इट। वो हमेशा से ग्रेटफुल रहे हैं, हमेशा से थैंकफुल रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि कहां कहां किस किस लीडर की गलती हो रही है। Just want to thank for your support and support first of all for people. Thank you for your support, every American citizen. And there is not a soul in Ukraine that does not feel gratitude to you, America. Thanks. Дякую всім американцям за це. Вдячний пану секретарю і вдячний президенту Трампу. अब एक चीज आप समझिए कि प्रॉब्लम क्या है कि अगर रशिया किसी कंट्री में इन्वेड कर रहा है, पहली चीज यूक्रेन में है डेमोक्रेसी, और रशिया नहीं चाहता कि डेमोक्रेसी उनके आसपास के रीजन में रहे, क्योंकि वहां पे लोग रहते हैं लिबरल। और जैसा बाकी आसपास के नेशंस में भी देखा गया है कि जो भी डेमोक्रेसी की बात करता है वहां पे इन्वेजन हमें देखने को मिलता है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। जिस तरीके से रशिया और चाइना की जो आइडियोलॉजी है वो एक बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजी है जब वो काम करते हैं, तो राइट। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। और अगर जिस तरीके से रशिया अपनी इन्फ्लुएंस, अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जैसे क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, यूक्रेन को एनेक्स कर लिया, आसपास के जो रीजन है उनको सप्रेस कर रहा है, और अगर नेटो की प्रेजेंस आ गई रशिया के पास में, तो रशिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रशिया को चैलेंज करने के लिए काफी ताकतें उनके सामने खड़ी हो जाएंगी। ये चीज रशिया भी नहीं चाहता, ये चाइना भी नहीं चाहता, क्योंकि सब चाहते हैं कि वो अपनी पावर को इन्फ्लुएंस करे, एक्सटेंड करे, चाहे हमें टेरिटरीज को एक्वायर करना हो, कॉन्कर करना हो, या फिर हमारी इकोनॉमिक डोमिनेंस बढ़ानी हो, या फिर हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना हो। लेकिन अगर ऐसा जस्टिफाइड कर दिया गया, जिस तरीके से अब यूएस जो है रशिया के नजदीक जा रहा है और यूएस सपोर्ट कर रहा है रशिया को, अगर यह जस्टिफिकेशन हो गया तो काफी सारे ऐसे नेशंस हैं जिनको जस्टिफिकेशन यानी कि लेजिटिमेसी मिल जाएगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब यूएस शांत है, क्योंकि अब आ चुका है वैक्यूम। पावर अब किसी एक पावर के बाद एक नेशन के हाथ में नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले, जिसमें मैं कनेक्ट करूंगा, तो यूपीएससी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो इट इज प्रोवाइडेड एट लोएस्ट एवर प्राइसेस, जहां पे आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, दैट इज UV50, यूवी पाजी वाला UV
एंड 50 उन्होंने मार दी 50, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगस्त 2027 प्रारंभ। आप मान लीजिए अगस्त 2027 में एनरोल करते हैं तो आप बाकी हिंदी, इंग्लिश बैच में एक्सेस कर सकते हैं। अगस्त 2027 में मैंने साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की 6 to 12 की एनसीईआरटीज कवर कराई हैं और मेरा अभी 9 मार्च से कोर्स शुरू होने वाला है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और दूसरी बात, काफ़ी लोग जो होते हैं GS1 में कॉन्फिडेंट होते हैं, CSET में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। मैं भी एक बार फेल हो चुका हूँ CSET के अंदर, तो प्लीज़ आप इसको अंडर कॉन्फिडेंट हैं और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप मधुकर कोटाबे सर के साथ पर्सनलाइज जो उन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया उसमें जुड़ सकते हैं जस्ट फॉर 2999। अब एक तो मैंने बोला कि यूरोपियन लीडर्स ने अर्ज किया होगा कि उनको ज़ेलेंस्की को बोला होगा कि आप एक बार ग्रेटिट्यूड मैसेज भेज दीजिए। दूसरा, जो नेटो के चीफ हैं मार्क र्यूटे, वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को ये कहते हैं कि प्लीज आप रिस्टोर कीजिए अपनी रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, क्योंकि इसी वजह से नेटो चीफ को भी ये डर है कि अगर यूएस प्रेसिडेंट विड्रॉ कर गए। और दूसरा, इसी जो एडवाइस के बाद में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ग्रेटिट्यूड मैसेज भेजा है। तो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की से ही पूछा गया प्रेसिडेंट से कि क्या आप ट्रंप से मिलेंगे, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि अभी भी रिश्ते जो हैं वो इतने खराब नहीं है। मैं बिलीव करता हूं कि यूएस हमें मिलिट्री एड देगा, हमें सपोर्ट करेगा, बट आपको जैसे पता है कि जैसे यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा था कि टुमारो नाइट विल बी बिग, तो वैसा उन्हें करके दिखाया है। जो भी मिलिट्री एड थी उसको कट ऑफ कर दिया है। और साफ साफ बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि हाँ, अगर वो मुझे इन्वाइट करते हैं तो मैं उनसे मिलूंगा। अभी भी मिनरल डील जो है वो ओपन है, बट इस बार कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए हमारे और यूएस के बीच में, और जो मीटिंग होनी चाहिए वो क्लोज डोर्स में होनी चाहिए, सीरियस इश्यूज पे बात होनी चाहिए, रियल सॉल्यूशन निकल के आने चाहिए। और फिर उसके बाद में यूएस के रिपब्लिकन्स जो हैं वो ये कहते हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को कि आप प्लीज रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि अब आपको लोगों में भरोसा नहीं है। आप जो है इस वॉर को एंड नहीं करना चाहते, आप इस वॉर को सिर्फ लगातार चलाना चाहते हैं। और जो एक रवैया एग्रेसिवनेस दिखाई उससे तो यही लगता है, बट उनका मोटिव ये नहीं है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी गारंटी मिले, बट ये कहते हैं कि रिप्लेसिंग मी विल नॉट बी सिंपल, इतना आसान नहीं होगा। और जिस यूएस सीनेटर ने बोला, लिंडसे ग्रैहम ने, उन्होंने बोला कि आप रिजाइन कर दीजिए, उन्हीं को ये क्या करते हैं, सिटीजनशिप ऑफर कर देते हैं। सिटीजनशिप इसलिए ऑफर करते हैं कि पहले आप यूक्रेनियन सिटीजन बनिए, तब आपके पास में राइट है मेरे रेजिग्नेशन को मांगने का। जब तक मेरे सिटीजन्स ये मांग नहीं करते तब तक मैं रिजाइन नहीं करूंगा। बहुत ही वेल सेड स्टेटमेंट था। और जिस तरीके से अब यूक्रेन के ऑफिशियल्स ये रिएक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर ये क्या बोल सकते हो, उनको फोर्स किया जा रहा है जिससे कि वो सरेंडर कर दें, या फिर यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है वो रिजाइन कर दे और इलेक्शंस हों, और इलेक्शंस होने के बाद में अगर कोई नया लीडर आता है तो शायद हम उसको टेबल पे लाके इस वॉर को रुकवा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, इस क्लैश से पहले देखिए क्या क्या चीजें हुई हैं। पहली चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कमेंट बोला कि मैं 100 दिनों में इस वॉर को रुकवा दूंगा। पहला चीज, वो कमिटमेंट पूरा करना बहुत बड़ी बात है, नहीं तो फिर उसके बाद में यूएस प्रेसिडेंट को लताड़ा जाएगा, यूएस प्रेसिडेंट को सोशल मीडिया पे बैकलैश देखने को मिलेगा कि हाँ आपने रुकवा दी क्या। दूसरा सबसे बड़ी बात कि इस डिप्लोमेटिक क्लैश से पहले चीजें कैसे हुई हैं। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को यह अक्यूज किया कि अब तो आप रशिया के डिस इन्फॉर्मेशन बबल के अंदर हैं। अब रशिया जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, रशिया से जैसे आपके कॉन्टैक्ट्स बनते जा रहे हैं, रशिया आपको एक डिस इन्फॉर्मेशन बबल में रख रहा है, जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। दूसरा, ट्रंप ने भी जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनको बोला कि आप तो डिक्टेटर हैं विदाउट इलेक्शंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन में ट्रंप ने सपोर्ट किया रशिया का, राइट, उनके अगेंस्ट वोटिंग नहीं थी, और वहां पे भी और उससे पहले भी ये कहा कि यूक्रेन ने एग्रेशन दिखाया था, यूक्रेन ने इन्वेड किया था, ना कि रशिया ने इन्वेड किया था। तो आपने तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया है, और इस वजह से रशिया से आप नजदीकी बढ़ा रहे हैं, और ऐसे नैरेटिव से आप हिस्ट्री में एक मार्क छोड़ के जा रहे हैं जहां पे यूक्रेन की गलती नहीं है, गलती है रशिया की, जो कि आपको चीज समझनी पड़ेगी। फिर जो अभी समिट हुई यूरोप के अंदर, यूरोपियन लीडर्स मिले, तो उनका सबसे बड़ा मकसद यही था कि एक तो हमारी सिक्योरिटी पे हम ध्यान देंगे, हमारी स्पेंडिंग को हम बढ़ाएंगे, मिलिट्री स्पेंडिंग को। दूसरा, हमारा मकसद यह है कि यूक्रेन जो है पीस डील साइन करे, बट उसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूक्रेन और रशिया को कैसे टेबल पे लाया जाए जहां पे यूक्रेन जो है वो कमजोर ना पड़े। तो इसमें उन्होंने 4 स्टेप प्लान दिया। पहला, उन्होंने ये बोला कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल पोजीशन में रहे, जहां पे वो नेगोशिएट करे ऐसी पोजीशन से जहां पे उनके पास में ताकत है, ना कि वो बहुत कमजोर है। इससे होगा क्या, इससे एक वीक डील साइन नहीं होगी, इससे एक बहुत स्ट्रांग डील साइन होगी। और उन्होंने बोला उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूक्रेन के लिए सपोर्ट बढ़ाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम 2.84 बिलियन का उन्हें लोन देंगे, और ये लोन जो है ब्रिटिश टैक्स पेयर से नहीं मिलेगा। जो रशिया का फंड हमने फ्रीज कर रखा है, जो हमने सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया के ऊपर, उन फंड से जो हमें प्रॉफिट मिला है वो हम देंगे। दूसरा, यूक्रेन जो है वो हमारा जो यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस है उसके अंदर जो भी
हमारा पैसा पड़ा है उसको वो एक्सेस कर सकते हैं। यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस जो है एक उनकी ऑफिशियल एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है जिसमें कि वो एक्सपोर्ट को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, उनको लोन गारंटीज देना, जिसके तहत यूक्रेन इस पैसे को एक्सेस कर सकता है और वो परचेज कर सकता है 5000 एयर डिफेंस मिसाइल। सेकंड, यूरोपियन लीडर्स एग्री करते हैं कि इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है और जो सिक्योरिटी है वो खतरे में ना है। ऐसा ना हो कि हम दोबारा से डील साइन करें और उसके बाद में दोबारा से यूक्रेन में हमें इन्वेजन देखने को मिले। ऐसा भी ना हो कि यूक्रेन के पास में कोई पावर ही ना बचे, ना तो वो जो उनके इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजंस हैं उनमें किसी का इन्फ्लुएंस देखने को मिले। इसको भी हम प्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। तीसरा, हम चाहते हैं कि यूक्रेन की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको हम रोबस्ट बना सके, उनको और हम अपग्रेड कर सके, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके आने वाले टाइम पे अगर कोई भी फ्यूचर इन्वेजन होता है तो। और फोर्थ एम था कोएलिशन ऑफ विलिंग, ऐसा ग्रुप बनाना जो कि ये जो हमारे सारे पॉइंट्स हैं जिसमें कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन पीस डील साइन करे, यूक्रेन को हम सपोर्ट करें, यूएस का इन्वॉल्वमेंट हो, उसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो आ सकते हैं। हम ऐसी कोएलिशन बना रहे हैं जिसमें हम ये चाहते हैं। और मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस नेशन को कितना पार्टिसिपेट करना है, बट हाँ उन्होंने साफ साफ ये कहा कि मैं कुछ अपने ट्रूप्स भी भेजूंगा। और जिस तरीके से वो डिफेंस स्पेंडिंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से लोन देते हुए नजर आ रहे हैं, वो चीज़ ये रिफ्लेक्ट करती है कि ब्रिटेन जो है, यूके जो है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है इसके बारे में। और ये साफ साफ कहा कि यूएस प्रेसिडेंट के बिना तो ये चीज़ नहीं हो सकती, यानी कि यूएस के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये नहीं हो सकती। और वो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से बात भी करी है। और हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से जो डिप्लोमेटिक क्लैश हुआ वो ऐसा हो, बट हाँ हम ये नहीं कहते हैं कि यूएस एक अनरिलायबल अलाई है। हम मानते हैं कि यूएस जो है हमेशा से एक अलाई रहा है हमारा। और सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन में एक लॉन्ग टर्म पीस आना जरूरी है, बट ये नहीं आना चाहिए एक वीक डील के बेसिस पे। अगर वीक डील हुई तो दोबारा से हमें इन्वेजन देखने को मिलेगा, दोबारा से हमें वॉर देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमें यूक्रेन को डिफेंड करना बहुत जरूरी है, जिससे कि एक ब्रॉडर कन्फ्लिक्ट ना हो। अब इसका मतलब यह है कि 1939 में जब जर्मनी पोलैंड में इन्वेड कर जाता है, तब उस टाइम पे यूके को लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 से हम बचे रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता। फिर यूके भी उसके चपेट में आ जाता है। तो यूके को पता है कि हमें पास्ट गलतियों से सीखना है। अगर इस टाइम हमने रशिया को अलाउ किया तो रशिया हमारे यूरोपियन रीजन्स में भी ऐसे इन्वेड कर सकता है और टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। वहीं जब ये मीटिंग हो रही थी, फ्रांस ने 1 मंथ यूक्रेन ट्रूस भी प्लान फॉरवर्ड दिया, बट उसके बाद में जिसमें यूके, फ्रांस, यूक्रेन जो है एग्री भी होते हैं, बट अभी इस पे पता नहीं है कि क्या होने वाला है। और उन्होंने बोला कि बहुत सारे प्लान्स हमारी टेबल पे अभी भी हैं, बट देखना ये होगा कि अब जिस तरीके से डिप्लोमेटिक क्लैश हुआ और जिस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बट यूरोपियन यूनियन की कमीशन जो है, जिनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने जब अभी विजिट किया था 3rd ईयर एनिवर्सरी पे, तब भी उन्होंने बोला कि हम इतनी फाइनेंशियल एड देंगे यूक्रेन को। तो वहां पे भी उन्होंने बोला, और उन्होंने बोला है कि अब यूरोप को रीआर्म करने की जरूरत है। उसमें उन्होंने बात की है कि हम 800 बिलियन यूरो जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि हम जो हमारी, और एक तरीके से डिफेंस इनिशिएटिव है जिसमें कि यूरोप की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उसको हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। जिस तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूक्रेन के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट यूरोपियन रीजन के लिए भी है। और जिस तरीके से यूएस विड्रॉ कर रहा है तो रशिया इन्वेड कर सकता है, चाइना की कहीं ना कहीं, चाइना रशिया को सपोर्ट करते हुए ये दोनों नेशन मिलकर ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको फिल कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं लॉन्च करती हूं रीआर्म यूरोप प्लान, जिसमें कि हम नेशनल डिफेंस स्पेंडिंग को भी बढ़ाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि यूरोपियन नेशंस ने एक बार डिसाइड किया था कि हम डिफेंस स्पेंडिंग में इतना खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अब मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे वो 3 से 3.5% डिफेंस स्पेंडिंग करते हुए नजर आएंगे। जॉइंटली हम ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करेंगे और साथ साथ में जो यूक्रेन है उसको मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसी तरीके से हो क्या रहा है कि यूरोपियन लीडर्स जो हैं वो डिवाइड होते जा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि यूएस की जो पॉलिसी है वो चेंज हो रही है टू एंड द रशिया यूक्रेन वॉर, जिसमें कि ये जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री सर्जियो लैवरोव जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में मिलते हुए नजर आते हैं, और तभी से रशिया और यूएस के रिश्ते सुधर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप देखेंगे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा, वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि वो रशिया के साथ में अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा फ्लिप है जो नजर आ रहा है। और अगर यूएस रशिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाता है तो यूरोपियन लीडर्स के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, जिसमें यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो ये कहते हैं कि जो भी हमारे साइबर ऑपरेशंस रशिया के खिलाफ चल रहे थे हम उसको पॉज करते हैं, स्पेशली वो ऑपरेशन जो कि ऑफेंसिव थे अगेंस्ट रशिया। यानी कि हम चाहते हैं कि रशिया जो भी अटैक हम पे करना चाहता है या फिर रशिया कुछ प्लान कर रहा है तो हम कैसे उसको खत्म कर सकते हैं, वो ऑफेंसिव ऑपरेशंस को भी हम पॉज करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जब इनसे न्यूज़ रिपोर्ट्स और मीडिया ने पूछा तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि साइबर इंटेलिजेंस को हम डिस्कस नहीं करते। दूसरा, रशिया ने यह भी कहा कि अगर आप अगर आप चाहते हैं कि यूएस के साथ हमारे टाइज नॉर्मलाइज हों तो आपको सैंक्शंस लिफ्ट करने पड़ेंगे। और सबसे खास बात की रिपोर्ट ये निकल के आ रही है कि व्हाइट हाउस ये सोच रहा है कि
हम किस तरीके से रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से उनका पैसा जो है उसको फ्रीज कर रखा है, जिसकी वजह से उनको ट्रेड करने में पॉसिबल हो रही है, साथ साथ में यूएस फर्म्स और इंडिविजुअल्स उनके साथ ट्रेड नहीं कर पाते, अगर थर्ड कंट्री कोई उनसे ट्रेड करती है तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, ये सारी बातें निकल के आती हैं। तो व्हाइट हाउस ने ये बोला है कि हम जो भी उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, लगभग 17,000 से ज्यादा सैंक्शंस उन पर लगे हुए हैं, धीरे धीरे हम उनको कम करते हुए नजर आएंगे। बट ऑफिशियल्स ने कैसे रिएक्ट किया जब ट्रंप ने इस मिलिट्री एड को पॉज किया? तो अब देखिएगा, यूएस सीनेटर जीन शाहान ने यह कहा कि जब आप मिलिट्री एड को फ्रीज कर रहे हो यूक्रेन में, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दरवाजा खोल दिया है जो कि पुतिन को मोटिवेट करेगा, पुतिन को एनकरेज करेगा कि वो इस वायलेंट एग्रेशन को क्या कर सके, बढ़ा सके यूक्रेनियंस के अंदर, और इनोसेंट यूक्रेनियंस इसका शिकार बनेंगे, और जो इसके रेपरकशंस हैं, जो इसके इंपैक्ट हैं, वो डिवास्टेटिंग होंगे, डेंजरस होंगे, कैटास्ट्रोफिक होंगे। फिर ओलेक्जेंडर मेरेज़गो हैं जो कि हेड हैं यूक्रेनियन पार्लियामेंट्स फॉरेन अफेयर्स कमेटी के, वो बोलते हैं कि ऑन द सरफेस इट लुक्स रियली बैड, इट लुक्स लाइक ही इज पुशिंग अस टुवर्ड्स कैपिटुलेशन, मतलब कि वो हमें पुश कर रहे हैं कि हम एक्सेप्ट कर लें ये डील को, लेकिन वो भी रशियन टर्म्स में। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के ऊपर दोबारा इन्वेड होना, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी रहेगी, राइट? ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। फ्रेंच जूनियर मिनिस्टर बेंजामिन हदाद ने ये कहा, फंडामेंटली आप चाहते हैं कि पीस हो। देखिए दोगलापन देखिए, पहले तो रशिया ने बोला कि हम पीस चाहते हैं, फिर उन्होंने स्ट्राइक्स कर दी ड्रोन्स की और मिसाइल्स की, फिर दूसरा आप चाहते हैं पीस, बट जो आपने ये डिसीजन लिया है कि आप आर्म्स को सस्पेंड कर देंगे, आपको लगता है कि इससे पीस आएगा? सबसे बड़ी बात है नहीं, ये दूर दूर तक का ड्रीम है कि ये नहीं होने वाला, बिकॉज इट ओनली स्ट्रेंथन्स द हैंड ऑफ द एग्रेसर ऑन द ग्राउंड, एंड दैट इज रशिया। और ये रशिया को और मजबूत करता है, और बाकी और नेशन जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, और नेशंस जो कि ऐसा एग्रेशन दिखाते हुए नजर आते हैं, उनको और जस्टिफाई करता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, यूएस अब हमारे साइड रहेगा, क्योंकि उनकी पॉलिसी तो चेंज हो चुकी है, राइट? और फिर उसके बाद में इटली के जो पीएम है जियोर्जिया मेलोनी, उन्होंने कहा कि जो ये डिवीजन हमें वेस्ट में देखने को मिल रहा है, ये बहुत डेंजरस होने वाला है, और इसका फायदा मुझे लगता है रशिया चाइना सबसे ज्यादा उठाएंगे। अब ये वेस्ट का डिवीजन देखिए कैसे है। पहली चीज, यूएस प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, कनाडा और मैक्सिको इन पे टैरिफ्स लगा रहे हैं, जो इनके खुद के एलाई हैं उनको एडवर्सरीज बना रहे हैं। पहली चीज तो ये। अब कनाडा, मैक्सिको, तुर्की और बाकी जो यूरोपियन लीडर्स हैं, जिसमें यूके है, फ्रांस है, बाकी और नेशंस हैं, वो सारे के सारे जो हैं बट जा रहे हैं। अब एक साइड तो क्या है, यूरोपियन लीडर्स आ गए। अब आपने यूरोपियन लीडर्स आ गए। अब यूरोप में आपने क्या किया, आपने अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, आपने बोला कि मैं सिक्योरिटी गारंटी नहीं दूंगा, तो अब यूरोप लीडर क्या कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। फिर आपने कनाडा, मैक्सिको और जो तुर्की हैं, इनके साथ में आप अपने रिलेशनशिप अच्छे नहीं रख रहे, तो होगा क्या, ये सारे रिलेशन, मतलब ये सारे नेशंस अब यूरोपियन लीडर्स के साथ में सहमत करते हैं, क्योंकि कनाडा भी ये कहता है कि मैं यूक्रेन का जो स्टैंड है, यूक्रेन के साथ में खड़ा होता हूं, यूक्रेन का जो स्टैंड है कि वो पीस डील चाहते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं, मैं उसके साथ खड़ा हूं। तो एक तरफ तो ये नेशंस हो गए, और यूएस भी एक वेस्टर्न नेशंस है, तो आ गया डिवाइड। और इस डिवाइड की वजह से होगा क्या, होगी अफरा तफरी, और जिसको फायदा उठाना होगा वो फायदा उठा के ले जाएगा। और ये सारी चीजें थी जिसके बारे में मैंने बात करी, और होपफुली आपको पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दिस नाइट विल बी बिग, कैसे वो चाइना, मैक्सिको, कनाडा पे टैरिफ लगाते हैं, फिर उसके बाद में रिटेलिएशन आता है, करारा जवाब आता है। दूसरी तरफ वो मिलिट्री एड को बंद कर देते हैं। कैसे कैसे हमने देखा कि मिलिट्री एड बंद होने के पीछे कैसे डिप्लोमेटिक क्लैश एक ट्रिगरिंग इवेंट बना, लेकिन कैसे इन दो लीडर्स के बीच में जब हीटेड एक्सचेंज हुआ, उसके पीछे पहले भी वो एक दूसरे को मॉक करते हुए आए हैं, अक्यूज करते हुए आए हैं, और कैसे यूएस रशिया की तरफ टिल्ट कर रहा है। तो एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, जिसकी अब वैक्यूम क्रिएट हो रहा है पावर का, उसको फिल कौन करेगा वो आगे देखने वाली बात है, बट सबसे बड़ा ज्यादा फायदा जो है वो रशिया उठा रही है। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आए ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जो कि होने वाला है 9 मार्च को 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30 PM। टॉप 10 रैंकर्स को फ्री एक्सेस मिलेगा टेस्ट सीरीज के लिए फॉर 1 मंथ। टॉप 30 रैंकर्स गेट फ्री एक्सेस टू सीसैट सीरीज फॉर 1 मंथ एज वेल। तो अपने आप को एनरोल करना मत भूलिएगा। और ट्रंप ने साफ साफ ये कहा है कि यूएस यूक्रेन मिनरल डील जब तक नहीं होगी, जब तक जेलेंस्की जो है कैमरास के सामने पब्लिकली माफी नहीं मांगते हैं, जिस तरीके से उन्होंने डिसरेस्पेक्ट की है यूएस की, यूएस के लोगों की, यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन की। आपको क्या लगता है, प्लीज आप अपनी राय बताइएगा, आपकी राय बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शबा खैर।